आई वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपका बायो की क्लास में वेलकम कर रहा हूँ। आपको पता है हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं बायो के। आज मैं आप लोगों के साथ फर्दर आगे जाऊंगा और कल मैंने आपको अल्कोहल के बारे में क्वेश्चन आंसर्स करवाए। सी समबडीज इन द किचन चेकआउट। मैंने अल्कोहल के क्वेश्चंस करवाए थे, फिर मैंने आपको करवाया था बारबिचुरेट्स। आज हमने जो बात की थी, तो आज हमारी ऑनलाइन क्लास में भी आपने पूछा था। बेटा, कल मैं आपको बता रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट बात। उसमें मैंने बताया था कि अल्कोहल किस किस तरह से हमारी लिवर को कैसे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। तो आज हमारे पास हम बहुत से क्वेश्चन हैं, तो मैं रिवीजन के साथ ही शुरू करूँगा। डी एडिक्शन से हम लोगों ने शुरू करना था। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल करवाना मैं भूल गया था, कि अल्कोहल हमारे लिवर को कैसे इफ़ेक्ट करती है। बेटा, हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं उनका लिवर भी फैटी हो जाता है, उनके लिवर में फ़ैट जमा हो जाती है और फाइनली फैटी लीवर के बाद सिरोसिस ऑफ लिवर स्टार्ट हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लिवर का मतलब होता है बेटा लिवर का ख़राब होना, और कैंसर भी हो सकता है। ऐसा क्यों? जो शराब पीते हैं उनका ही लिवर पे फैट क्यों चढ़ती है, ये देखें। अल्कोहल चेंजेस इनटू एसिटल्डिहाइड इनसाइड द लिवर विच फर्दर चेंजेस इनटू फैट। बेटा, हमारी बॉडी में अगर हमारी किडनी छन्नी का काम करती हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में जो हमारा लिवर है वो काम करता है बेटा, एक तरह से फिल्टर का काम करता है। यानी जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनते हैं, जो कीटोन कंपाउंड बनते हैं, खासकर प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो कंपाउंड बनते हैं, उन सबको हमारा लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। यानी लिवर का फंक्शन बहुत से हैं, उनमें से कई, क्योंकि लिवर में बेटा दो तरह के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। और आपको मैंने +1 में ही सिखा दिया था एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, और ये ग्लैंड रिलीज करते हैं एंजाइम। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो बेटा डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और वो ग्लैंड एक्सक्रीट करते हैं हार्मोन्स। और जो भी एंजाइम होते हैं वो ट्यूब के साथ पहुंचते हैं, जैसे हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है। जब भी आप किसी चीज़ को चबाते हो तो वो एंजाइम रिलीज होता है, और अगर तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है सिंपल शुगर में। इसी तरह, इसीलिए जब आप रोटी चबाते हो, आफ्टर सम टाइम आपको रोटी का टुकड़ा मीठा लगने लग जाता है। मीठा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है, उसके ऊपर आपका सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा, उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी सिंपलर फॉर्म होती है हमारी सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, और ये स्वीट इन टेस्ट होती हैं। इसी तरह मेरे कहने का मतलब आपको ये है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों लिवर में है। तो लिवर का काम अगर डाइजेशन ऑफ फैट भी है ना, क्योंकि लिवर से बाइल आती है और ये बाइल डक्ट से होते हुए पहुंच जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिडनम, जुजिनम, इलियम। डिडनम के अंदर खुलती है ये, और वहाँ पे जब ये रिलीज़ होती है, जितना फैट है उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है, प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लिवर बहुत रोल प्ले करता है बेटा। इसी तरह अगर कोई भी आप मेडिसिन खाते हो, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा रहे हो, उसके जितने भी टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे लिवर को और हमारी किडनी को झेलने पड़ते हैं। कहते हैं ना, इसने बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाई थी, इसके लिवर डैमेज हो गया, इसने बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाई थी, इसकी किडनी डैमेज हो गई, प्रोटीन की डाइट ले ली ज़्यादा जी, जिम ज्वाइन किया था, किडनी डैमेज हो गई। हमारा लिवर बहुत से काम करता है। तो जब कोई बंदा शराब पीता है तो उसका जो अल्कोहल, एक्सेस का अल्कोहल है, वो सारा लिवर में चला जाता है, और लिवर उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटल्डिहाइड, जो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फैट में। और फिर ये जो फैट बन रही है, जब जब वो शराब पिएगा, जो भी फैट बनेगी वो उसके लिवर में इकट्ठी होने लग जाती है, फिर पहुंच जाती है स्टेज फैटी लिवर पे, वो पहुंच जाता है। फैटी लिवर के बाद अगर उसने अभी भी कंट्रोल नहीं किया तो फाइनली बेटा जब इतनी फैट आ जाएगी लिवर में,
तो वो तो लिवर को कर देगी बहुत ज़्यादा हार्ड, और जब लिवर बेटा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो फाइनली उसका सिरोसिस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लिवर की जो फ्लेक्सिबिलिटी ही ख़त्म हो गई, जब सेल ही उसके डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए। और कैसे पता चलता है? ब्लीडिंग नहीं रुकती हमारी बॉडी में। जितने भी लिवर पेशेंट होते हैं, जब उनको कोई भी अटैक होता है तो सबसे पहले उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है नाक से, मुंह से। दैट इज़ बिकॉज ऑफ वीक लिवर ओनली, या लिवर के सिरोसिस के कारण ही ऐसा होता है। और बार बार लिवर में जब डैमेज हो रहा है तो नए सेल बन रहे हैं। धीरे धीरे किसी ना किसी समय डैमेज से जब नए सेल बनेंगे, वहाँ पे अगर म्यूटेशन हो गई तो लिवर कैंसर शुरू हो जाएगा। इवन अगर किसी की लाइफ हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें लिवर कैंसर आसानी से आगे आ सकता है। तो ये कारण है जी, शराब पीने से लिवर में फैट क्यों इकट्ठी होती है? क्योंकि जो अल्कोहल है वो एसिटल्डिहाइड बनाता है, एसिटल्डिहाइड आगे फैट बनाता है, फैट लिवर में स्टोर होने लग जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल छोड़ने पे, शराब छोड़ने पे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। ट्रेमर्स मैंने बताए थे, जिसमें दौरे पड़ते हैं, नोजिया यानी जी कच्चा होता है, इंसोम्निया नींद नहीं आती, वॉमिटिंग, वीकनेस, ठीक है, कमज़ोरी, ये बड़े अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम हैं। व्हाट नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ डी एडिक्शन? क्या चीज़ है डी एडिक्शन? होता है बेटा जब हम ड्रग्स की मदद से किसी पर्टिकुलर ड्रग को छुड़वाते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग एडिक्शन इज कॉल्ड डी एडिक्शन। सो डी एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि हम मेडिसिन ही यूज़ करते हैं, कभी कभी हमें फिजिकल मेथड भी यूज़ करने पड़ते हैं। पेशेंट को बांध के रखना पड़ता है, बार बार उसको देखते रहना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहीं छुप के ड्रग्स तो नहीं दोबारा शुरू कर रहा। अच्छा, अ क्लोज विजाइल शुड बी केप्ट ऑन द पेशेंट ड्यू टू मेंटल कन्फ्यूजन। क्योंकि ऐसे पेशेंट को जब ड्रग लेता है तो वो इतना ज़्यादा बड़ा ड्रग एडिक्ट हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है, तो कंटिन्यूसली उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। फिर ट्रीटमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय विटामिन। अच्छा, विटामिन का बेटा इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब कोई ड्रग एडिक्शन में से ड्रग एडिक्ट को हम डी एडिक्शन स्टार्ट करते हैं उसकी, तो विटामिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि जब जब उसको ड्रग्स लेने का दिल करता है तो उसको विटामिन देते हैं, और उन विटामिन से उसकी जो ड्रग्स के लिए हंगर है, जो उसकी ड्रग्स के लिए जो अर्ज है, वो कम हो जाती है। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी। ड्यूरिंग डी एडिक्शन the level of CM rises, but vitamin C prevent the CM to rise and thus control withdrawal symptom। अब ये CM क्या चीज़ है बेटा? हमारी बॉडी में जब कोई ड्रग एडिक्ट होता है, जैसे ही आप उसकी ड्रग हटाओगे, उसकी एडिक्शन हटाओगे, एक पर्टिकुलर केमिकल CM उसकी बॉडी में राइज करने लग जाता है, और ये केमिकल ही उसकी अर्ज बढ़ाता है कि वो बार बार उस ड्रग्स को ले। और अगर उसको वो ड्रग्स ना मिले तो वो बहुत ही अजीब हरकतें करता है। तो इस करके अगर हम इस तरह के पेशेंट को विटामिन C की एक्सेस दे देंगे, तो ये जो CM केमिकल है ना बेटा, ये बनेगा नहीं, और अगर बनेगा भी तो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। सो विड्रॉल सिम्टम कम हो जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, टेराटोजेंस क्या हैं? कुछ सिंथेटिक टेराटोजेंस के नाम बताइए। कहता वो ड्रग्स जो फीटल अबनॉर्मेलिटी कॉज करती हैं, वो ड्रग्स जिनको लेने से बच्चे में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जो माँ के पेट में, उसके वूम में बच्चा है, उस फीटस में अगर अबनॉर्मेलिटी आने लग जाए, उस तरह की ड्रग्स को टेराटोजेंस बोलते हैं। खासकर प्रेग्नेंट मदर को इस तरह की मेडिसिन से दूर रखा जाता है। तो किस तरह से टेराटोजन अफेक्ट करते हैं किसी फीटस को? 3 तरह से। एक तो जी फर्टिलाइजेशन ख़राब कर सकते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस ख़राब कर सकते हैं। आपको पता है कि जब फीटस ऑफ मदर के वूम में होता है तो उसमें 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और ये तीनों लेयर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स को बनाती हैं। तो अगर कोई फीमेल कंटिन्यूसली कोई भी टेराटोजन यानी इस तरह की ड्रग ले रही है, तो क्या होगा? ऑर्गन अबनॉर्मेलिटी आ सकती है, हो सकता है उसका ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाए, ऑर्गन अनडेवलप्ड हो सकता है जैसे ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो। सो मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ सकता है। और सिंथेटिक टेराटोजन जो ज़्यादातर आजकल फीमेल मेडिसिन में होता है, वो है जी
थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड, ठीक है। सो जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, अगर वो अलग अलग मेडिसिन के ऊपर हैं, सबसे पहले उन वुमेंस को ये ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं उनकी ड्रग में किसी तरह का टेराटोजन तो नहीं है। सो टेराटोजन क्या होती हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो फीटल अबनॉर्मेलिटी कॉज करती हैं, बच्चों में अबनॉर्मेलिटी कर देती हैं, और ख़ासकर ये प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। तो इन ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए। फिर बेटा आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, डिप्रेसेंट और स्टिमुलेंट्स के बीच में डिफरेंस बताओ। सो ये तो बेटा नाम से पता चल रहा है, डिप्रेसेंट यानी स्लीप को इंड्यूस करने वाली ड्रग्स, स्टिमुलेंट जो स्लीप को भगा दें ऐसी ड्रग। सो जितने भी बारबिचुरेट्स मैंने आपको बताया है, जितनी भी जो ड्रग, ये खासकर डिप्रेसेंट्स वो ड्रग होती हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती हैं। तो बंदे को नींद आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो उसमें हाइपर एक्टिविटी है पर्सन में वो कंट्रोल हो जाए। अब स्टिमुलेंट्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट ड्रग हैं। ये ड्रग्स तब दी जाती हैं अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस है तो उसको एकदम से एक्टिवेट। एक नॉर्मल स्टिमुलेंट आपको बताऊं, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज के जस्ट होल्ड ऑन, हाँ जी। तो जो कॉफ़ी है आप कभी ट्राई करना, अगर आपको नींद आए रात को बहुत ज़्यादा और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बना लेनी है। जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के आप पियोगे, उसको पीने के आधे पौने घंटे में ही आपकी नींद उड़ जाएगी। जितने भी लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं वो एक्चुअली रात में काम करते हैं, तो वहाँ पे बेटा उन्होंने ना ऑलरेडी कॉफ़ी की मशीन लगाई होती है। आप जितनी मर्जी बाहर जाके वहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हो। पर हाँ, एक इसका साइड इफ़ेक्ट कॉफ़ी का ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिटी कॉज कर देती है ये। इवन अगर हम इसका ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो स्टमक में ब्लीडिंग तक भी कर सकती है। पर वहाँ पे कॉफ़ी की मशीन लगाने का क्या रीज़न है? इसलिए लगाई जाती है ताकि वहाँ पे लोगों को नींद ना आए और वो पूरी रात अपना काम कर सके। तो वो एक तरह की स्टिमुलेंट है, ठीक है। तो सिंपल वापस आते हैं, जो तो केमिकल्स या ड्रग्स हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करती हैं उसको बोलते हैं डिप्रेसेंट, जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलेंट। अच्छा, नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये क्या करते हैं? कामिंग इफेक्ट होते हैं, आपको शांत करती हैं, रिलैक्स करती हैं, ड्राउजीनेस करती हैं। ड्राउजीनेस का मतलब नींद आने लग जाती है आपको। सो डाइज़ेपाम एक ऐसी ही ड्रग है जिसको खाने से आपको नींद आती है। सिट्राजिन बड़ी कॉमन ड्रग है, हम लोग ले लेते हैं जब हमें हल्का फुल्का ज़ुकाम हो या हमारे एलर्जी हो जाए कहीं पे, तो उसको भी आप नोट करना, जब आप सिट्राजिन ले लोगे आपको नींद आएगी। अभी तक स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं? एक तो जी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा देते हैं, अलर्टनेस बढ़ा देते हैं और आपको मोर वेकफुल कर देते हैं। वेकफुलनेस का मतलब आपकी नींद भगा देते हैं। सो दोनों ड्रग्स का काम है बेटा, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में उसको स्टिमुलेंट्स देने, और जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अग्रेसिव है पेशेंट, बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा खुश है, और जो बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, उनको डिप्रेसेंट की टैबलेट्स दी जाती है ताकि वो नींद आ जाए उनको और उनका ब्रेन रिलैक्स हो जाए। देख रहे हो किस किस तरह से अलग अलग केमिकल, अलग अलग ड्रग्स अलग अलग पेशेंट्स को ठीक कर रही हैं। सो डिप्रेसेंट की एग्जांपल है जी बारबिचूरिक एसिड। सो आज मेरे को मॉर्निंग में भी एक बच्चे ने पूछा था बारबिचूरिक एसिड के बारे में। तो एक तरह का जर्नल डिप्रेसेंट होता है और ये हमें कहाँ से मिलता है? बारबिचूरेट जो हमें मिलता है प्लांट से मिलता है,
और अगर हम इसको ज़्यादा ले लेंगे तो ये हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। तो ये मेडिसिन जो है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन में गिनी जाएगी। और ये देखो स्टिमुलेंट में एग्जांपल आ गया जो मैंने आपको बोला था, कॉफ़ी, यानी कैफीन स्टिमुलेंट का एग्जांपल है। जैसे ही आप कॉफ़ी पियोगे एकदम आपका एक्टिव हो जाओगे, स्टिमुलेट हो जाएगा आपका ब्रेन और आपकी नींद भाग जाएगी। फिर बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑर्गन विच सफ़र विद मोस्ट विद स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो स्मोकिंग नहीं छोड़ रही तो कौन कौन से ऑर्गन और कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होगा। एक तो बेटा फीटस की ग्रोथ बहुत पुअर होएगी, बच्चा बड़ा वीक पैदा होगा, और अबॉर्शन के भी चांसेस हैं कि हो सकता है उसको अबॉर्ट करना पड़े बेबी, यानी फीटस की डेथ हो जाए वूम के अंदर ही। नियोनेटल डेथ, बेटा नियोनेटल डेथ को ना स्टिल बर्थ, स्टिल बॉर्न भी बोलते हैं। नहीं, नियोनेटल डिफरेंट है। नियोनेटल मतलब माँ मदर के वूम के अंदर ही बेबी की डेथ हो जाए। और कभी कभी 8 to 9 मंथ के बाद जब बेबी डिलीवर होता है तो अगर वो डेड बेबी बाहर आता है, पार्चुरेशन के साथ अगर डेड बेबी बाहर आ रहा है तो उसको स्टिल बर्थ बेबी बोलते हैं। स्टिल बर्थ, ठीक है, स्टिल बर्थ मतलब डेड बेबी डिलीवर हुआ है। नियोनेटल बर्थ यानी नियोनेटल डेथ मतलब बेबी अपने आप ही 4th और 5th मंथ के अंदर मदर के वूम में उसकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज हिज और हर मदर वॉज रेगुलर चेन स्मोकर। अच्छा, प्री मैच्योर बर्थ, कभी कभी बेबी 7 to 9 और 8 मंथ के बाद ही प्रॉपर बेबी की डिलीवरी होती है, कभी कभी 6 to 7 मंथ में भी बेबी डिलीवर हो जाता है। इस तरह के बेबी को प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। बहुत छोटा बेबी होता है और उसको कितनी देर नर्सरी में रखना पड़ता है, क्योंकि हम उसको घर पे नहीं हम उसको रख सकते, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होता है और बहुत सेंसिटिव होता है एनवायरनमेंट से, उसको एकदम इन्फेक्शन हो सकता है। तो 3-4 महीने नर्सरी में रखने के बाद उसको घर भेजते हैं। फिर है जी इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, तो बच्चे की यूट्रस से निकलते हुए भी डेथ हो सकती है। तो काइंड ऑफ मेन यही बात है कि जो फीमेल कंटिन्यूस स्मोकिंग करती रहेगी वो अपने बेबी की डेथ कॉज कर देगी। ठीक है, तो यहाँ तक आज मेरे क्वेश्चन थे। तो बेटा मैंने आज आपसे जो डिस्कस किए हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन डिस्कस करें। थोड़ा लेक्चर मैंने एनहेंस करा ताकि आपको मैं अच्छे से हर बात बताना चाहता हूँ, इस करके लेक्चर्स थोड़े लंबे हो रहे हैं। नो प्रॉब्लम, सारे लेक्चर ध्यान से सुनना, आज का काम भी कॉपी में उतार लेना। सो स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।